इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। आज हम बैक्टीरियोफेज की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरियोफेज हम लोग सभी जानते हैं कि ऐसा फेज, ऐसा वायरस जो किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस बैक्टीरियोफेज की कई सारे लाभकारी गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग है कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार पवित्र नदियाँ जो होती हैं उनके जल को इकट्ठा करके रखा जाता है और उनको अपनी पूजा घर में रखा जाता है या कोई भी पवित्र कार्य किया जाता है तो उसके लिए उस पानी को काम में लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये बैक्टीरियोफेज के कारण इतने टाइम तक उस पानी को गंगा जल को मान लिया जाता है। गंगा का जल है वो कितने समय तक प्योर रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बैक्टीरियोफेज के कारण होते। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो उस पानी में उपस्थित बैक्टीरिया का लाइसिस कर देते हैं। लाइसिस करने के कारण वो पानी इतने लंबे समय तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं और अपने पवित्र कामों में काम में ले सकते हैं। तो पहला उपयोग हो गया कि बैक्टीरिया जो आपके बैक्टीरियोफेज जो है उनको एज अ वाटर प्योरीफायर और स्कैवेंजर्स के रूप में काम में लिया जाता है, अपमार्जन के रूप में काम में लिया जाता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया जनन के अंदर बैक्टीरिया में जो जनन की क्रिया होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, इस तरह की सारी क्रिया होती है। उसमें ही बैक्टीरियोफेज ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो है उसमें बैक्टीरियोफेज का टेम्परेट फेज, ऐसी टेम्परेट फेज जो कि अनुग्र प्रकार की है, उसको काम में लेकर आनुवंशिक पदार्थ के ट्रांसडक्शन में भी उसको काम में ले सकते हैं। तो तीसरा यूज होता है स्पेस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। स्पेस माइक्रोबायोलॉजी अंतरिक्ष जो शुष्क जैविकी है उसमें बैक्टीरियोफेज का जो इनका बैक्टीरिया का कल्चर किया जाता है और उन कल्चर को एज अ रेडिएशन विकिरण इंडिकर प्रदूषण के माध्यम में भी उपयोग किया जाता है। तो बैक्टीरियोफेज के 3 उपयोग होते हैं और इसमें बैक्टीरियोफेज के साथ साथ आज हम ये भी पढ़ेंगे कि वायरस की भी क्या इम्पोर्टेंस होती है। अगर फर्स्टली अगर हम देखें तो वायरस का ये है कि वायरस का भी एक न्यूक्लियोप्रोटीनस नेचर होता है और अंतःपरजीवी होते हैं। अधिकतर पादपों के अंदर रोग का कारण और मृत्यु का कारण बनते हैं, लेकिन इनको भी मतलब इन्फेक्टेड जब किसी भी प्लांट को या एनिमल को इन्फेक्ट कर देंगे तो ये उसके रोग का कारण बन जाएगा या उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो मतलब ये उसकी हार्मफुल एक्टिविटी होगी, लेकिन इनको उपयोगी बेनिफिशियल एक्टिविटीज में भी काम में ले जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कई प्रकार के वैक्सीन हैं, कई प्रकार की ये आपके वैक्सीन बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जा सकता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गए, यदि किसी भी सजीव प्राणी को इन्फेक्ट करते हैं तो उसकी रोग और उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। वायरस की ये तो हानिकारक एक्टिविटी होगी। बेनिफिशियल एक्टिविटी में भी इसको यूज करेंगे वो ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अब इसमें उसकी हार्मफुल एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं। तो हार्मफुल एक्टिविटी में जैसे किसी भी वायरस ने किसी भी प्लांट पर, एनिमल, किसी भी लिविंग पर अटैक किया तो उसकी अटैक करने के बाद जैसे किसी प्लांट पर अटैक कर दिया तो पादप के अंदर क्या करेगा, उसके परपोषी को, उसके होस्ट को नुकसान करेगा, उसकी कृषि पादप को नुकसान करेगा, उसके फ्रेश क्रॉप्स को भी मतलब सबको इन्फेक्टेड कर देता है। तब इसमें इन्फेक्टेड करने के बाद उसके प्लांट की क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली जो होता है उसका प्रोडक्ट जो होगा वो नुकसान पहुंचेगा, उसमें लॉस मिलेगा। अगर वायरस का अटैक हो जाता है तो क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से उसमें नुकसान पहुंचता है। अब उसमें भी क्या है, किसी प्लांट के ऊपर किसी वायरस ने अटैक किया तो उसकी रोग की और हानि की उग्रता, मतलब उसमें वो रोग कितना होगा और उस प्लांट का क्वांटिटेटिवली कितना लॉस होगा, वो उसकी उग्रता वो किस पर डिपेंड, वो उग्रता विषाणु की उग्रता पर डिपेंड करेगी कि विषाणु कितना उग्र है। दूसरा परपोषी की सुग्राहिता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ होस्ट हो गया, एंड पादप की जीवन क्षमता क्या है और स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं। तो इस तरीके से जब किसी भी प्लांट पर वो अटैक करता है जैसे, तो उससे कई प्रकार मोज़ेक डिजीज हो जाती है, येलो स्पॉट्स हो जाते हैं और नेक्रोसिस हो जाता है, उसका ऊतक का क्षय हो जाता है और इसी तरीके से कर्लिंग हो सकती है। तो
कई सारे प्लांट की डिजीज है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ। जैसे पादप रोग हो गया, टोबैको मोज़ेक डिजीज हो गई। टोबैको मोज़ेक डिजीज का मतलब तंबाकू की पत्ती के ऊपर मोज़ेक बन गया, चितकबरी जो पत्ती जो होता है वो चितकबरी हो गई, तो उससे ये डिजीज हो गई। उस डिजीज का नाम हो गया टीएमवी डिजीज, और उसके लिए वायरस टीएमवी टोबैको मोज़ेक डिजीज हो गई, और उस पे जो होस्ट होगा वो होगा टोबैको होगा, और इसका होस्ट का जो नाम, इसका वायरस का नाम होगा टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। इसी तरीके से येलो वेन मोज़ेक हो जाता है, भिंडी की पत्ती के अंदर पीत शिरा मोज़ेक रोग हो जाता है, तो उसके लिए भी होस्ट भिंडी होगी, और उसके लिए जो वायरस होगा वो येलो मोज़ेक वायरस होगा, येलो वेन मोज़ेक वायरस। इसी तरीके से रिंग स्पॉट डिजीज हो जाती है। रिंग स्पॉट डिजीज का होता है कि उसके अंदर प्लांट के अंदर, पपीते के अंदर रिंग्स बन जाती है, और ये इसके लिए जो वायरस होगा रिंग स्पॉट वायरस, पपाया रिंग स्पॉट वायरस कहलाएगा। इसी तरह से सिट्रस डिस्टेजर डिजीज हो जाती है। सिट्रस की जो नींबू का प्लांट है, उसके अंदर नींबू कुल के पौधे पे, संतरे कुल के ऊपर वो जो होस्ट होगा नींबू होगा, और उस पे वायरस जो होगा सिट्रस डिस्टेजा वायरस होगा। लीफ कर्लिंग हो जाती है, पोटैटो लीफ कर्लिंग है, पोटैटो काम में आएगा, इसमें होस्ट पोटैटो होगा, और पोटैटो लीफ रोल वायरस हो जाता है। इसी तरीके से कुछ ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताए कि इन प्लांट्स में इन वायरस के अटैक होने से आपको कौन से उस प्लांट में उस डिजीज का क्या नाम है, उसके लिए होस्ट कौन सा है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है। इसी तरीके से एनिमल्स पे भी वायरल डिजीज होती है, एनिमल्स पे भी इफेक्ट करती है। वायरस में कई प्रकार के एनिमल्स हैं, जैसे मनुष्य पर और जंतुओं के अंदर। अब हम लोग सभी अभी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण कितना जान हानि का नुकसान हो रहा है, तो उसमें कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के ऊपर सब पे ज़्यादा अटैक कर रहा है, और अटैक करने से उससे लोग से ग्रसित भी हो रहे हैं और महामारी के रूप में हो रहा है। तो इसी तरीके से वायरस से कई प्रकार के मनुष्य ह्यूमन डिजीजेस भी हो जाती है। कुछ के जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। इन्फ्लुएंजा वायरस ने इससे डिजीज जो होगी इन्फ्लुएंजा डिजीज हो गई, और इससे जो प्रभावी क्षेत्र क्या होगा, सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा, बुखार आएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा उस पर इफेक्टेड रहेगा। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, और ये हेपेटिक सिस्टम लीवर पे पूरा इफेक्ट देता है, तो ये आपके वायरस की डिजीज है। और इसी तरीके से इबोला हिमारिक डिजीज होती है, और इबोला हिमारिक फीवर है, वो भी इबोला वायरस से हो सकता है। उससे पूरा ब्लड सिस्टम शरीर पर जो होता है, पूरे मतलब मेनली वो ब्लड पे काम करेगा, तो और ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी पे सर्कुलेट होता है, तो पूरी बॉडी पे जो है सिम्टम्स दिखेंगे। रैबीज है, रैबीज वायरस से होता है, और वो भी आपके श्वसन तंत्र पर इफेक्ट करता है। स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स के लिए विरुला वायरस होता है, और वो भी संपूर्ण शरीर के ऊपर आपने देखा है कि यहाँ पर हिंदू मान्यता के अनुसार हमने देखा कि माता निकल गई, छोटी माता, तो बॉडी के ऊपर चकते हो जाते हैं, तो ये भी सब किस कारण है, वायरस के कारण है। तो अभी तक हमने ये तो वायरस की हमने हार्मफुल एक्टिविटीज पढ़ी कि वायरस से आपके प्लांट्स पे कौन कौन सी डिजीजेस हो रही हैं और एनिमल्स पे। इसी तरह से वायरस को हमें एज अ बेनिफिशियल एक्टिविटीज के लिए, मतलब वायरस की कुछ बेनिफिशियल एक्टिविटीज भी होती हैं, इनको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको उपयोगी रूप में काम ले सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हम जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी मीन्स कुछ भी प्लांट प्रोडक्ट को काम में लेके हम उसको टेक्नोलॉजी में यूज करके ह्यूमन वेलफेयर में कैसे काम में लेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पहले तो हमको पता था कि इसकी बेनिफिशियल एक्टिविटी थी आपकी वाटर एज अ वाटर प्यूरिफायर हो गया, जैसे मैंने आपको गंगा जल का एग्जाम्पल दिया। सेकेंड है यूज इन बायोटेक्नोलॉजी में जो ये वायरस है वो एक आपका वाहक के रूप में काम मिलेगा। वाहक में क्या है, जैसे आपने को पता है कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, और इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, और उस टूटे हुए पार्ट को जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वायरस के पार्ट के साथ, मतलब हमको कोई भी
डिजायरेबल जीन चाहिए कि जिससे कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, उस डिजायरेबल जीन को उस जो हमने वायरस का ये पार्ट लिया है उसको, जो वायरस का जो डीएनए है उसके साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उसको तोड़ा और उसमें जो हमारी डिजायरेबल जीन है उसको अटैच कर दिया। अटैच करके जब वो किसी भी बैक्टीरिया पर इफेक्ट करेगी तो बैक्टीरिया में उस वायरस के डीएनए के साथ साथ उसका इंपॉर्टेंट जीन भी उसके अंदर चली जाएगी और उससे हम कई प्रकार के बेनिफिशियल, कई प्रकार के उपयोगी उत्पादों को बना सकते हैं। तो ये आपका इफेक्ट हो गया, डिजायरेबल प्रोडक्ट्स हम काम में ले सकते हैं। जैसे हमने इशिगेरिया कोलाई के अंदर हमें देखते हैं कि उसमें लैम्डा बैक्टीरिया, लैम्डा बैक्टीरियोफेज और M13 जो थी वो इम्पोर्टेंट होती है। इशिगेरिया कोलाई के अंदर ये बैक्टीरियोफेज 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। इशिगेरिया कोलाई के अंदर लैम्डा बैक्टीरिया के अंदर जैसे हम लोगों को पता है कि वो लाइटिक फेज और लाइसोजेनिक दोनों फेज जैसे हम आगे पढ़ चुके हैं कि उसमें 2 लाइफ साइकिल होता है। इससे हम प्लाज्मीड भी बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। फेज मीट में मतलब बैक्टीरिया का कुछ पार्ट, बैक्टीरिया का पार्ट हो गया, फेज हो गया, फाज, और मीट में क्या है उसमें बैक्टीरियोफेज का तो खुद का बैक्टीरिया पार्ट हो गया, बैक्टीरियोफेज का कुछ डीएनए हो गया। मतलब प्लाज्मीड मीन्स हो गया बैक्टीरिया का जेनेटिक जीनोम मिलियन और बैक्टीरियोफेज का मिलके का भी डीएनए, दोनों मिलके प्लाज्मीड बनाएंगे। इसी तरीके से प्लाज्मीड से कॉस्मीड भी बनता है। प्लाज्मीड जो है वो आपके बैक्टीरिया में प्लाज्मीड होता है और कॉस किसका है, बैक्टीरियोफेज का कॉस, तो कॉस प्लस प्लाज्मीड बनके कॉस्मीड भी बनाया जा सकता है। इसी तरीके से M13 जो है, M13 जो कि बैक्टीरिया पर अटैक, इशिगेरिया कोलाई के ऊपर बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, उससे हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बैक्टीरिया के लिए इम्पोर्टेंस थी वायरस की कि हम इसको किस किस काम में लेते हैं। ना एक और उपयोग इसका होता है कि इससे हम प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स भी कर सकते हैं। हमको पता है कि वायरस से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उन रोग कारक वायरसों को लेके और उनके प्रोटीन कोड को उपयोग करके हम इम्पोर्टेंट वैक्सीन भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट ये मेन हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी वायरस की जो स्ट्रेन हम काम में लेंगे वो टेम्परेट होनी चाहिए, अनुग्र होनी चाहिए और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्थायी होना चाहिए, दीर्घकाल तक होना चाहिए और उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होनी चाहिए। तो उससे कई प्रकार के वैक्सीन्स भी बनाए जा सकते हैं और उन वैक्सीन्स को हम प्लांट के अंदर एंटर कर देंगे और उससे जो रिलेटेड जो डिजीज होती है वो उसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। ये कुछ वायरस की और इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल एक्टिविटीज में एक हम बढ़ते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कुछ पेस्ट जो होती हैं वो प्लांट को नुकसान पहुंचा रही है। जैसे प्लांट का, जैसे कपास का प्लांट है, आपके कपास हो गया और कपास के साथ साथ है ब्रेसिका है, सरसों है, उसके ऊपर किसी भी पेस्ट ने, कीट ने अटैक कर दिया, उससे उस कपास की क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिव वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये वायरस के हम बायोपेस्टिसाइड, दिस वायरस इज यूज एज अ बायोपेस्टिसाइड्स। तो ये जो बायोपेस्टिसाइड्स की तरह काम जैसे एक एग्जांपल है आपके ब्रेसिका एनपीवी। ब्रेसिका एनपीवी है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस को कॉटन का प्लांट और ब्रेसिका के अंदर जिसने हानिकारक कीटों को नष्ट कर दिया। इस वायरस ने जो आपकी कपास को और आपके ब्रेसिका के ऊपर कीट अटैक कर लेते हैं, तो उससे ब्रेसिका आपको जो है सरसों आपको अच्छी तरह से पूरा नहीं मिल पाएगा, कपास भी खराब हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो कीट अटैक कर रहे हैं उन कीटों को हम खत्म कर सकते हैं और वो उसके लिए हो गया ये बीवी एनपीवी, इसको हम कहेंगे ब्रेसिका एनपीवी, ब्रेसिका न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल है बेकुलो विषाणु। बेकुलो विषाणु क्या करता है? ये बेकुलो विषाणु का मतलब है कि ये कपास के अंदर हेलियोथिस जो है एक आपका इंसेक्ट में अटैक करता है, तो उस हेलियोथिस को ये बेकुलो वायरस जो होता है वो खत्म कर देता है। तो आपको कपास की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वैल्यू बहुत अच्छे से मिल जाएगी। इसी तरीके से बेनिफिशियल एक एक्टिविटी में हम एक और पढ़ते हैं, जैसे रिट्रोवायरस होता है। रिट्रोवायरस के अंदर क्या होगा? रिट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब है कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मींस एमआरएनए से वापस डीएनए।
तो इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने से हम इससे cDNA भी बना सकते हैं। वायरस की ये बेनिफिशियल इफेक्ट होता है और इसका उपयोग हम विशिष्ट जीवाणु प्रभेद डीएनए की डायग्नोसिस और अनुसंधान में भी काम में ला सकते हैं। और इसी तरीके से एक और लास्ट इसकी बेनिफिशियल इफेक्ट होता है कि हम बैक्टीरियोफेज में नई जो तकनीक है कि विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न रोग हो जाते हैं, तो रोग कारक के विभिन्न प्रभेदों को पहचान करने के लिए बैक्टीरियोफेज टाइपिंग का भी उपयोग होता है। तो ये हमारी आपके वायरस की बेनिफिशियल एक्टिविटी